हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण। इसके अंतर्गत आज हम नगरीकरण के बारे में जानेंगे क्योंकि हमारा जनसंख्या और पर्यावरण का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज इसके अंतर्गत ये हम जानेंगे कि किस तरह से नगरीकरण भारत में पाया जाता है, इसके क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं, ये किस तरह से समाज पर प्रभाव डाल रहा है और किस तरह के बदलाव ला रहा है समाज में। वैसे जो नगर शब्द है ये सिटी शब्द का हिंदी अनुवाद है। सिटी शब्द एक अंग्रेजी शब्द है जो कि लैटिन भाषा के सिविटाज शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि नगरीकरण एक अर्थात नगरों में उद्भव, विकास, प्रसार एवं पुनर्गठन से ये लिया जाता है। अगर हम सीधा शब्द निकालें तो नगरीकरण एक शब्द नगर से ही बना हुआ है। वैसे देखा जाए तो नगरीकरण की जो ये परिभाषा है कई समाजशास्त्रियों ने दिया है। जैसे पहले समाजशास्त्री हैं गोल्ड तथा कॉलब, ये लिखते हैं कि नगरीकरण जीवन संबंधित व्यवहार का ग्रामीण समुदाय पर प्रसार होने जाने का नाम है। यानी इनका मानना है कि जो ग्रामीण समुदाय है इन पे एक तरह से प्रसार हुआ है नगरीकरण का, यही नगरीकरण है। वहीं समाजशास्त्री ब्रिज मानते हैं कि नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके कारण लोग नगरीय कहलाते हैं। नगरों में रहने वाले कृषि के स्थान पर अन्य व्यवसाय को अपनाते हैं जो नगर में उपलब्ध है और अपने व्यवहार, प्रतिमान, अपेक्षाकृत परिवर्तन का समावेश लिए हुए चलता है। वहीं समाजशास्त्री डेविस लिखते हैं कि नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है जो परिवर्तन का चक्र है जिसमें कोई समाज कृषि से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। समाजशास्त्री फेयरचाइल्ड के अनुसार नगरीकरण का अर्थ नगरीय बनने की प्रक्रिया से है, यानी व्यक्तियों का नगरीकरण क्षेत्रों को गमन तथा नगरीय प्रक्रियाओं, जनसंख्या तथा क्षेत्रों की वृद्धि है। वहीं समाजशास्त्री बर्गलन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हमें नगरीकरण कह सकती हैं। नेल्स एडसन का मानना है कि नगरीकरण का अर्थ लोगों को ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय निवास के क्षेत्रों की ओर गति करना है। इसका यह अर्थ नहीं है कि लोग कृषि के स्थान पर अकृषि कार्य को अपनाते हैं। लोग बिना किसी नगर में गमन किए भी अपने विचार और व्यवहार में नगरीय हो सकते हैं। इस प्रकार नगरीकरण एक जीवन निधि है जिसका प्रसार नगर से बाहर ही हो सकता है। देखिए, नगरीकरण ग्रामों के नगरों में बदलने की एक प्रक्रिया का नाम है। नगरीकरण में लोग कृषि व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने लगते हैं। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग गांव छोड़कर नगरों में निवास करने लगते हैं, जिससे नगरों का विकास, प्रसार एवं वृद्धि होता है। इस तरह से हम इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट कर सकते हैं कि नगरीकरण का अर्थ केवल ग्रामीण जनसंख्या का नगर में आकर बसना या कृषि से संबंधित कार्यों के स्थान पर अन्य कार्यों में अपने आप को लगाना ही नहीं है, और न ही मात्र लोगों के नगर में आकर बस जाने से नगरीकरण हो जाता है। यानी कि वे ग्रामीण व्यक्ति भी जो कि ग्रामीण व्यवसाय या आदतों को त्यागते नहीं हैं, अपने जीवन शैली को लिए रहते हैं, नगरीय हो सकते हैं यदि वे अपने नगरीय जीवन शैली, मनोवृत्ति, मूल्य, व्यवहार या फिर दृष्टिकोण को अपना ले। क्योंकि कहीं ना कहीं नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक बदलाव के रूप में है। अब हम बात करें भारत में नगरीकरण की, तो देखिए आज विश्व के सभी देशों में नगरीकरण की जो गति है वो तीव्र देखी जा सकती है, जैसे पहले कभी नहीं हुई थी, जो आज के समय में देखी जा रही है। विकासशील देशों में जहां विश्व की 3/4 जनसंख्या रहती है, वहां जनसंख्या का स्थानांतरण गांव से नगरों की ओर बहुत तेज़ी से होता है और हो भी रहा है, अभी चल भी रहा है, बहुत देखा भी जा रहा है कि बहुत तेज़ी से गांव के जो लोग हैं वो नगरों की ओर जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में विश्व की नगरीय जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है और यही हालात भारत में भी है। भारत में देखा गया था कि 1991 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर मात्र 5 ही थे, जिनकी जनसंख्या लगभग वर्ष 2011 में 55 हो गई। यानी कुल 55 नगर या शहर पाए जाने लगे अपने भारत में भी। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, ये सभी देश थे जो आज 5 लाख जनसंख्या, क्या इससे भी ज़्यादा जनसंख्या अब इनमें पाई जाती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत में नगरीकरण 1991 से और 2011 के दशक से अधिक हुआ है। फिर भी दूसरे देशों की तुलना में यहाँ जो ये गति थी वो धीमी ही देखी गई थी। देखिए, नगरीकरण के भारतीय समाज पर अगर हम प्रभाव की बात करें तो काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ा है।
भारत मूलतः गांव का एक देश है जिसकी 68.8% जनसंख्या गांव में निवास करती है। प्राचीन समय में भी यहाँ नगर थे, लेकिन वे आज के नगरों से अलग थे। तब गांव और नगर के जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं होता था, किंतु जब नगरों में बड़े बड़े उद्योग की स्थापना की गई तो नगरों की कल्पी जो थी वो पलट गई और वे ग्राम से अलग प्रकार के सामाजिक जीवन क्षेत्र बन गए। नगरों में प्राप्त सुविधाओं को पाने के लिए गांव की जनसंख्या नगरों की ओर बड़ी तेज़ी से उमड़ती है। इससे हम ये तेज़ी आज भी देखी जा सकती। इससे नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है और नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है। नगरीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भारत में अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए। परिवार, जाति, विवाह, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म सभी कुछ तो परिवर्तित हैं और ये परिवर्तन का दौर अभी चल भी रहा है भारत में। यही नहीं, नगरीकरण ने अनेक नवीन समस्याओं को भी जन्म दिया है। सामाजिक संरचना एवं संस्थाओं पर प्रभाव। देखिए, नगरीकरण के कारण सबसे ज़्यादा प्रभाव परिवार पर पड़ा, विवाह पर पड़ा, जाति प्रथा पर पड़ा और ग्रामीण समुदाय पर पड़ा। आज हम देख सकते हैं किस तरह से परिवार परिवर्तित हो रहे हैं। जहां भारत में संयुक्त परिवार पाई जाती थी, एकता बनी हुई होती थी, आज किस तरह से एक एक ही परिवार पाया जा रहा है और जो परंपराएं थी, जो मूल्य थे परिवार के अंतर्गत, वो सभी धीरे धीरे ख़त्म नज़र आ रहे हैं। अब व्यक्तिवाद की और कहीं ना कहीं एक मतलब कि परिवार पूरी तरह से अब धीरे धीरे देखा जाए तो भारत में परिवर्तित हो रहे हैं, एक एक ही परिवार के अंतर्गत आ रहे हैं, जहां सिर्फ माँ बाप और बच्चे हैं। जबकि भारत मूलतः संयुक्त परिवार के लिए ही जाना जाता था और संयुक्त परिवार को ही परिवार माना जाता था। यहाँ पे जो परिवार की परिभाषा थी वो सभी देशों से अलग थी, जो कि अब आज के समय में बदलती जा रही है। वहीं अगर विवाह का प्रभाव कहें तो पहले विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन ही नहीं था, जो कि आज के समय में प्रचलन है। पहले विवाह दो परिवारों, दो गांवों का भी एक तरह से मिलन होता था। काफ़ी कुछ सम्मान वगैरह होते थे, मतलब काफ़ी एक प्रक्रिया होती थी, एक सामाजिक प्रक्रिया होती थी बड़े पैमाने पर, जो कि आजकल परिवर्तित हुआ। आज तो प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह, कोर्ट मैरिज, विधवा पुनर्विवाह, तलाक वगैरह, ये सभी कहीं ना कहीं विवाह के अंतर्गत जो पनपे वो नगरीकरण के कारण ही हुआ। जाति प्रथा पर भी प्रभाव का कई हद तक सामाजिक परिवर्तन के मतलब नगरीकरण के कारण ही हुआ। व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी जाति के बजाय उसके गुणों के आधार पर होने लगा है। जाति संस्तरण में भी परिवर्तन हुआ है। उन जातियों की सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई है नगरीकरण के कारण ही, जो पहले उनको नहीं मिलता था। खान पान संबंधित और छुआछूत में भी शिथिलता आई है, जो कि नगरीकरण के कारण ही हुआ। नगरीकरण ने काफ़ी कुछ हद तक बदलाव किया जाति प्रथा के अंतर्गत। वहीं ग्रामीण समुदाय पर भी काफ़ी हद तक नगरीकरण ने प्रभाव डाला है। आज ग्रामीण लोग भी नगरीय फैशन, वस्त्र, खान पान, जीवन शैली, मनोरंजन के साधनों आदि का प्रयोग करने लगे हैं। खास करके आप अगर आज के समय में आप कहीं पे भी नगर में आप चले जाएंगे तो आपको विवाह के वक्त आप चले जाएंगे तो आज मतलब नगरीकरण के काफ़ी कुछ फैशनों को ग्रामीण समाज ने अपना लिया है। तो इस तरह से ग्रामीण समुदाय में भी काफ़ी कुछ प्रभाव डाला है नगरीकरण ने। वहीं अब हम बात करेंगे आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव किस तरह से नगरीकरण ने डाला है। देखिए, आज हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं नगरीकरण की प्रक्रिया ने ही आर्थिक क्रियाओं और संस्थाओं में भी अनेक परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। आज नगरों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं, वे उत्पादन केंद्र बन गए हैं, जहाँ पे बाजार, बैंक, मुद्रा शाखा आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। इसी कारण नगर व्यापार और वाणिज्य के केंद्र बन गए हैं। हम ये भी देख सकते हैं किस तरह से नगरों में बने माल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंडियों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस तरह से नगर अलग अलग प्रकार के उद्योग और व्यवसाय के केंद्र बनते जा रहे हैं, जहां ग्रामीण व्यक्ति आकर अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचते हैं और अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदते हैं। नगरों में उपलब्ध सुविधाओं के कारण ही नगरों में औद्योगिकरण अधिक हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण व्यवसाय नष्ट हुए हैं और बेकारी बढ़ी है। नगरों में आर्थिक विषमता अधिक पाई जाती है। तीसरा है राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव। देखिए, नगरीकरण की प्रक्रिया ने ही राजनीतिक क्षेत्र को काफ़ी कुछ प्रभाव किया है। नगरों की लगभग सभी राजनीतिक दलों में कार्यकाल होते हैं, यानी कि कोई भी आप राजनीतिक दल ले लीजिए, उनका कोई न कोई ऑफिस मेन केंद्र नगरीकरण के अंतर्गत, मतलब जहाँ पे नगरीकरण ज़्यादा है उसी क्षेत्र में ज़्यादा आप देखेंगे। कुल मिला के नगरों में यातायात और संचार के साधनों, पत्रिकाओं और समाचार आदि की सुविधा होने के कारण ही राजनीतिक दल अपने विचार और सिद्धांतों को सरलता से जनता तक पहुंचा देते हैं।
ये भी देखा गया है कि नगरीकरण ने लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा की और नवीन प्रजातीय मूल्यों से लोगों को परिचित कराया है। तो इस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में पर भी काफ़ी कुछ प्रभाव डाला है नगरीकरण ने। वहीं धार्मिक क्षेत्र पर भी काफ़ी प्रभाव डाला है नगरीकरण ने। नगरों में धर्म का प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। लोग भाग्य, ईश्वर में काम विश्वास जो रखते थे वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है। अपने श्रम पर अधिक भरोसा रखते हैं लोग। आर्थिक आडंबर, पाखंड, कर्मकांड, अंधविश्वास नगरों में बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी एक पक्ष और देखा जाता है कि ये भी देखा जा रहा है कि वर्तमान समय में लोग मानसिक रूप से अधिक पीड़ित होने लगे हैं। नगरों के लोग तो वे पुनः धर्म की ओर शरण ले रहे हैं, पुनः वो अपने धर्म को मान रहे हैं और उसके शरण में जा रहे हैं। नए नए धार्मिक संगठन स्थापित हो रहे हैं जो लोगों को धर्म की ओर कहीं न कहीं आकर्षित कर रहे हैं और ये नगरों में बड़ी तेज़ी से देखा जा रहा है आज के समय में। कुछ अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो नगरीकरण ने सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव डाला है तो वो स्त्रियों की स्थिति पर है, क्योंकि कहीं न कहीं नगरीकरण में ही सबसे पहले स्त्रियों को शिक्षित किया गया और अच्छे पदों पर उनको कहीं न कहीं देखा गया, जिसके कारण धीरे धीरे स्त्रियों की जो स्थिति है वो सुधरने लगी। और ये भी देखा गया कि रुचियों में भी परिवर्तन आया, क्योंकि कहीं न कहीं लोग जो अब आजकल जो नए तड़क भड़क चमक और फैशन जो पसंद कर रहे हैं, जो कि नगरों में बहुत तेज़ी से चल रहा है। डिजाइनिंग और मॉडल्स के नए नए फर्नीचर्स आजकल जो चल रहे हैं, या नगरों में नए नए आविष्कार जन्म लेते हैं जो लोगों की बदलती रुचि और आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। वो चाहे फैशन हो, चाहे नए हेयर स्टाइल का ट्रेंडिंग हो, कहीं न कहीं वो नगर से चलता है और बाकी तरफ फैलता है। तो इस तरह से नई नई रुचियों में परिवर्तन आ रहा है लोगों में नगरीकरण के कारण ही। व्यक्तिवाद, देखिए कुछ अन्य क्षेत्रों के में जो ये व्यक्तिवाद ये सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव के कारण नगरों में व्यक्तिवाद सबसे ज़्यादा पनपा है। सामूहिकता और पारिवारिकता के स्थान पर अब लोग व्यक्तिवाद पे अपने व्यक्तिगत हितों की अधिक महत्व देने लगे हैं। वहीं पे और एक पॉइंट है द्वैतिक संबंधों की प्रधानता। देखिए नगरों में द्वैतिक और औपचारिक संबंध अधिक पाए जाते हैं। वहाँ व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले संबंध किसी न किसी स्वार्थ पर आधारित होते हैं। उनमें आत्मीयता का अभाव पाया जाता है। प्राथमिक संबंध की भांति यहाँ घनिष्ठता और सहयोग देखने को नहीं मिलता है। वहीं सामाजिक गतिशीलता भी रहती है नगरों के अंतर्गत, क्योंकि नगरीकरण के कारण सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति अच्छे अवसर प्राप्त होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने तथा अपने पद, वर्ग और व्यवसाय को बदलने को तैयार रहता है। इसी के अंतर्गत एक चीज़ और देखी जाती है, वो नगरीकरण की समस्याएं, क्योंकि कहीं न कहीं नगरीकरण ने बहुत कुछ अच्छा दिया है तो उसने कई समस्याओं को उत्पन्न किया है, जिनमें से सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की समस्या, जो कि सबसे ज़्यादा नगरों में देखी जाती है। इसी को लेकर एक बात कई बार रिपोर्ट्स भी ये बताते हैं, कई शोधों ने भी बताया कि सामान्यतः धारणा हम लगाते भी थे कि गाँव के लोग नगरीय लोगों की तुलना में अधिक हृष्ट पुष्ट और बलशाली होते हैं। नगरीय लोग दुर्बल, रोग और जल्द ही बीमार होने वाले होते हैं। वही समाजशास्त्री प्रभु ने अपने मुंबई सर्वेक्षण में पाया भी था कि 61% लोगों ने मुंबई में आने के बाद बीमार रहने की शिकायत की थी। वहीं 30% लोगों ने परिवारजनों की मृत्यु के लिए नगरों में आने के बाद लगी बीमारी को उत्तरदायी माना था। कई लोगों ने ये भी बताया था कि उनको नगरों में आने के बाद उन्हें अपचन, भूख न लगना, इन सभी की शिकायत होती है। नगरीकरण मानसिक स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव डालता है और लोग अनिद्रा और चिंता से परेशान रहते हैं। वहीं दूसरा है अपराधों में वृद्धि। तो कहीं न कहीं गांव की तुलना में नगरों में अपराध ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, बैंक लूटना हो, आत्महत्या करना हो, या किसी की हत्या करनी हो, दुर्घटना हो, लड़कियों को भगा ले जाना हो, या बच्चों को उठा ले जाना हो, धोखाधड़ी, ठगी आदि, ये सभी सबसे ज़्यादा जो ये घटनाएं अपराध की वो नगरीकरण में ही पाई जाती हैं। तीसरा है मनोरंजन की समस्याएं, क्योंकि वहाँ पे जो मनोरंजन के साधन है, कहीं न कहीं टेलीविज़न, मोबाइल या फिर खेल कूद जो भी है, ये सब एक पार्क, बगीचे या फिर एक चार दीवारी के अंतर्गत सीमित रहते हैं। वहीं अगर गांव की बात करें तो यहाँ पे खेल कूद, नृत्य, भजन, गायन आदि बड़ी सुगमता से होता है, जिसके कारण मनोरंजन होता रहता है। तो इस तरह से नगरीकरण के अंतर्गत काफ़ी कुछ मनोरंजन की जो चीज़ें हैं वो भी बदल दी गई हैं।
नगरीकरण में ये देखा जाता है कि जो मनोरंजन की चीज़ें हो ज़्यादातर मानसिक स्थिति को उतना अच्छा नहीं कर पाती हैं जितना अच्छा गांव की जो परिस्थिति है वो कर पाती है। वहीं चौथा है सामाजिक विघटन। देखिए व्यक्तिवाद के कारण ही नगरों में सामाजिक नियंत्रण शिथिल हुए हैं कि नगरों में सामाजिक और सांस्कृतिक जो प्रतिस्पर्धा है और संघर्ष देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं सामाजिक विघटन को पैदा करता है। पांचवा है आवास की समस्या। देखिए सबसे ज़्यादा अब आवास को लेकर समस्या होती है जिसके कई बार हमने कई टॉपिक्स में चर्चा भी किया है। छठा है भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति भी सबसे ज़्यादा नगरों में ही देखने को मिलती है। सातवां है मानसिक तनाव एवं संघर्ष जो कि नगरीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आठवां है वेश्यावृत्ति, जैसे जो यौन पीड़न जैसे कार्य है वो भी सबसे ज़्यादा नगरीय क्षेत्रों में होते हैं। नौवां है बढ़ती जनसंख्या। देखिए नगरों में बढ़ती जनसंख्या ने यातायात, शिक्षा, प्रसार और सुरक्षा की जो समस्या है इसे पैदा की है। सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, यातायात और सुरक्षा के स्थान जुटाना, और क्योंकि नगरीय समस्याएं जो हैं वो दिन पे दिन बढ़ ही रही हैं। आज भी देखा जा रहा है कि नगरों में आज भी ग्राम से लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से जा रहे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो बढ़ती जनसंख्या है नगरीकरण की वो कहीं ना कहीं सामाजिक समस्या को पैदा कर रही है।